हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड वी आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस वीडियो में हमने यहाँ पे इनवाइट किया था अशोक कुमार इनको, जो कि अभी आईआईटी खड़गपुर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। वो एक यूट्यूबर है, उनका एक चैनल है, तो उसी चैनल के थ्रू मैंने उनको कांटेक्ट किया था और उन्होंने आईआईटी क्लियर की। ओके, तो इस वीडियो में हमने ट्राई किया है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टिप निकाले कि कैसे जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट टिप्स उन्होंने बताए हैं और मुझे लगता है कि उनके छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन जो है कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जेई 2022 के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो 45 डेज लगभग बचे हुए आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए एक शानदार ऑफर लेके आया है। तो इस कम समय में आपको अनअकैडमी कैसे हेल्प कर रहा है, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो आपको 299 रुपीज में मिल रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पे अभी चल रहा है। तो इसमें आपको हेल्प कैसे होने वाली है, जो स्ट्रक्चर है वो लर्निंग स्ट्रक्चर में आपको ये कोर्सेस मिलने वाले हैं। जो आपको पता है कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव क्यूजेस होते हैं, मॉक टेस्ट, जो पीडीएफ होते हैं, वो सारी चीजें टॉप एजुकेटर्स इंडिया में जो पढ़ाते हैं वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो इन बचे हुए दिन में आपको एक मेंटर मिलना चाहिए जो कि आपको एक सही रास्ता दिखाए और उस रास्ते पे आप चले। तो इसमें भी आप हमारा जो कोड है EC10 वो अगर यूज करते हो तो आपको वहां पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 239 रुपीज में मिल जाएगा। और इसी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है कि जिसमें आपको पता चलता है कि किस टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंस देना है और कौन सा सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है, बैलेंस करना है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। और उस स्टडी प्लानर में टेस्ट भी होने वाली है। तो ये जो पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन है वो पूरी तरीके से आईआईटी में एंट्रेंस करने का एक गेट है। तो इसमें आप एंटर कीजिए। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो उसकी जो कीमत होती है वो हजारों में होती है, बहुत ज्यादा होती है, आप चेकआउट कर सकते हो वहां पे जाके। तो जरूर ये जो ऑफर मिल रही है जो कि 30 अप्रैल 2022 तक ही वैलिड है, तो इस ऑफर का फायदा उठाना। सारे जो कुछ डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जरूर चेकआउट करना। अब एक काम कीजिए, हर बार की तरह एक पेन और पेपर लीजिए और जो टिप्स आपको दी जा रही है उनको नोट डाउन कीजिए और आपके प्रिपरेशन में उन्हें अप्लाई कीजिए। शुरू करते हैं इंटरव्यू वीडियो। तो अशु, आपका हमारे इस इजी कंसेप्ट वाले चैनल पे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आपने आपका टाइम निकाला और अभी आप स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले हो। तो सबसे पहले वेलकम टू इजी कंसेप्ट वाला। थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Ashu, please introduce yourself. So I'm Ashu Kumar. I'm currently first year undergraduate student at IIT Kharagpur from the Department of Ocean Engineering and Naval Architecture. एंड अभी मैं मेरठ से हूँ। मेरठ के पास में एक स्मॉल टाउन है, वहाँ से हूँ। और मैंने अपनी जो 11th और 12th की है वो कोटा से की है, कोटा LN से। एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। एक तो क्वेश्चन फिक्स रहेगा कि कोटा में क्या क्या होता है, ये तो मैं आगे पूछूंगा ही आपको, लेकिन उसके पहले स्टार्टिंग से जाते हैं। तो आपने 10th के बाद प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, या फिर मतलब कब की थी? 8 से भी स्टार्ट करते के लोग, तो आपका कैसा था, कब स्टार्ट की थी आप? असल में मैंने 10th से ही स्टार्ट की थी। 10th में मैंने किया था दिल्ली में, फिटजी, साउथ दिल्ली ओके। जो सेंटर है फिटजी का, उसमें 1 साल किया था। उसके बाद फिर मैं 11th में कोटा चला गया था, LN में। एंड 12th के साथ ही मैंने मतलब अभी जेई क्रैक किया। तो फाइनली आप IIT बन गए हो, अल्टीमेटली वही चाहिए होता है सबको, तो आप बन गए हो। तो कोटा में किस प्रकार का माहौल रहता है? मतलब कई स्टूडेंट को पता नहीं, मतलब कोटा में जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, कोटा फैक्ट्री तो सभी ने देखी है, बट आप तो खुद वहां पे जाके आए हो, तो कैसे रहता है वहां पे माहौल कोटा में? अ, अगर कोटा फैक्ट्री की बात करें तो मतलब उसने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, बट थोड़े कुछ डार्क साइड्स भी हैं कोटा के। मतलब वो एक तरीके से कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप चाहो तो बन भी सकते हो, चाहो तो बिगड़ भी सकते हो। वहाँ पे हर तरह के बच्चे होते हैं कि मतलब ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल रैंक निकालेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेटेड होंगे अपनी पढ़ाई को लेके, हर टाइम वो पढ़ते रहेंगे पूरा दिन रात। ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं और हमारा सर्कल अच्छा है तो हम कोटा से अच्छा कुछ करके निकल जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत बच्चे ऐसे, आपने सुना ही होगा कितने परसेंट रिजल्ट होता है, कुछ वही 4-5% रिजल्ट होता है कोटा का। मतलब ओवरऑल जितने बच्चे जाते हैं वहाँ पे पढ़ने, उसमें से 4 या 5% ही जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो रेशो आप देख ही सकते हैं। किस प्रकार से आपकी जर्नी शुरू हुई थी वहां पे? मतलब स्टार्टिंग से ऐसे आप कंसिस्टेंसी में थे? हाँ, तो मैंने 10th फिटजी से कर रखी थी, तो मेरे को क्वेश्चन वाइज, लाइक जैसे
पढ़ाई टफ लगती है 11th में, जैसे एकदम से कोटा जाता है, कोई स्कूल से जाते हैं तो उनको थोड़ा टफ लगता है वहाँ का करिकुलम। बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं था, मेरा ठीक था, मतलब इतना टफ नहीं था, मेरे को समझ आ रहा था, सब कुछ क्वेश्चन हो जाते थे। और स्टार्टिंग से ही मैंने क्लास तो सारी ही की है बिल्कुल। बट हाँ, एक ऐसा फेज रहा है जहाँ पे मैं मतलब थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था, मतलब मैं क्वेश्चन सोल्व कर नहीं करता था, एंड थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी आ गई थी। और एक कोविड के दौरान भी, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में, तब मेरी 12th स्टार्ट हुई थी। तो हम्म। उस टाइम पे 12th के स्टार्ट में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आई थी, कि वो मतलब ऐसा हुआ था, वो ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ था। तो ऑनलाइन का कुछ आइडिया ही नहीं था, हमें लगा था कि 1-2 महीने में खुल जाएगा सब। बट ऐसा नहीं हुआ, तो फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे उन 2 महीने के। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो अब नहीं खुलेगा, अब तो यहीं पे ही करना है सब कुछ। उसके बाद से फिर मैंने सारा का सारा कवर अप करना चालू किया। हाँ, घर पे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। और फिर जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था मेरा, सॉरी फेब में हुआ था पहला अटेम्प्ट, जो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था जी मेंस का, वो इतना अच्छा नहीं गया था बिल्कुल भी। और मेरे को लग भी नहीं रहा था कि हाँ, एडवांस के बारे में मैं सोचूं या ना सोचूं, क्योंकि परसेंटाइल ही इतनी कम थी। तो सब लोग कह रहे थे कि मेंस में ही इतना खराब रहा है तो एडवांस क्या ही करेगा, कितना ही कर लेगा, कितना ही इम्प्रूव कर लेगा। एक ये बात होती है ना कि अभी यहाँ पे स्टैंड करता है, कितना इम्प्रूव कर लेगा एडवांस में। तो वो सबको सबको ही डाउट कर रहे थे, बट हाँ, इवेंचुअली हो गया। 11th में आपने कैसे स्टडी की थी, क्या बताओगे 11th के स्टूडेंट्स के लिए? 11th में आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना होता है, जैसे कि अगर आप 10th से एकदम से जा रहे हैं 11th में, कि 11th में आप कोचिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 11th में धीरे धीरे बिल्डअप करना होता है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं होते बिल्कुल, मतलब मैंने खुद फील किया है कि हाँ, जैसे मैं 10th में गया था, मेरे साथ वो 10th में केस था थोड़ा, कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन उतने अच्छे लेवल के नहीं हो पाते, तो वो धीरे धीरे ही आएंगे। उसमें बस ये है कि प्रैक्टिस करते रहो, और कोई उसका इलाज नहीं है। स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो प्रैक्टिस करते रहो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, उतना ज़्यादा हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा, उतनी ज़्यादा हमारी एक अप्रोच बनेगी, क्योंककि एक जेई के क्वेश्चंस के लेके एक अप्रोच होती है, जो हमें उसी अप्रोच से अगर हम जाएं तो ही वो सोल्व हो पाएंगे। मतलब अगर हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं ना, क्वेश्चन के डायरेक्शन में नहीं सोच पाते, तो हमारे से वो क्वेश्चन नहीं हो पाता। ऐसा होता है काफ़ी क्वेश्चंस में जेई में। तो वो एक अप्रोच बिल्ड करनी होती है, वो लाइन ऑफ थिंकिंग बिल्ड करनी होती है, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं उस क्वेश्चन तक। तो वो 11th में डेवलप होती है, 12th में उसको नरिश करना होता है। 12th होता है कि हाँ, उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा उस जो टॉपिक्स बढ़ते जाते हैं, तो 12th में थोड़ा सा स्कोर भी कम होता है, क्योंकि वो सिलेबस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो यही है कि स्टार्टिंग से थोड़ा धीरे धीरे लेके चलें, एंड घबराएं ना। यही है कि गिव अप ना करें, कि हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो ऐसा नहीं कि छोड़ के बैठ गए, होंगे क्वेश्चन, बस विश्वास रखो। 11th का तो आपने बता ही दिया, तो 12th में आपका स्टडी कैसे हुआ था, मतलब क्या डिफरेंस आए थे? 12th में मेरे सबसे ज़्यादा ही डिफरेंस आए थे, क्योंकि मेरे को सारा का सारा ऑफलाइन का, सबको ही ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है सारा। तो ऑफलाइन की ही आदत थी, सब कुछ वही आदत पड़ी हुई थी, कि हम क्लास जाते थे, आते थे, नोट्स वगैरह पढ़ लेते थे थोड़ा, और क्वेश्चन करते थे। बट 11 जैसे 12th में स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मटेरियल भी सारा ऑनलाइन आ रहा था। तो मेरे को तो चश्मा लगा हुआ है, और ज़्यादा दिक्कत थी मेरे लिए तो। वो पूरा पूरा दिन अगर हम बैठे रहें स्क्रीन के सामने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है आंखों में। तो ये डिफ़िकल्टीज आई थी स्टार्टिंग में, तो थोड़ी सी आंखों को लेके। बट वो धीरे धीरे आदत पड़ गई, एंड साथ साथ वही है, स्टार्टिंग में फिर मैंने बोला था जो इनकन्सिस्टेंसी आई थी 12th में, बट वही है कि मैंने बाद में उसको कवर अप करने की चालू किया। मीन्स मेरा जो सिलेबस था ओवरऑल ही, मतलब मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी वजह से जेई मेंस में मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा था। एक ये मेन डिफरेंस है जेई मेंस और एडवांस के बीच में। मेंस में सारा कुछ आता है, बट वो थोड़ा इजी लेवल पे आता है, बट सिलेबस बहुत ज़्यादा आता है, मतलब वो पूरा मिक्सअप आता है, सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं वो। बट एडवांस में ऐसा होता है कि वो अगर तुम्हारा मतलब मार्क्स कम भी रह जाएं, और सिलेबस बिल्कुल 50% भी किया हो, 60% भी किया हो, तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में स्कोर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इजी है, तो ऑब्वियसली हाई जाएगी मेरिट।
बट एडवांस में ऐसा होता है मेरिट बहुत लो जाती है, मतलब ऐसा होता है कि 17% आपकी पिछले एडवांस की 2021 की क्वालिफाइंग मार्क्स थे, 17% लाने थे सिर्फ आपको, और आपका जेई एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो एक बात है कि अगर आपका मान लो 50% भी सिलेबस कवर है और आप 30% भी ले आते हो एडवांस क्वालिफाई, और आपको अच्छी आईआईटी मिल जाती, 30% पे ठीक ठाक आईआईटी मिल जाती है, ठीक ठाक। 12th का जैसे रहा है मेरा, थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी आई थी, बट धीरे धीरे कवर करना चालू किया था मैंने। असल में जो बिल्कुल सीरियस होकर प्रिपेयर किया था वो किया था फैब अटेम्प्ट के बाद से। जेई मेंस का जो फैब अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद में मेरे को थोड़ा एकदम से झटका लगा कि नहीं यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, 2 साल ऐसे प्रिपेयर किया कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने फिर प्रॉपरली, मेरा टारगेट यही था कि मेरे को एडवांस करना है, क्योंकि सपना था कि हाँ बस आईआईटी में जाना है जैसे तैसे। और एक और चीज़ मेरे को सही टाइम पे सही बात पता चल गई कि एडवांस में जो ये सिलेबस वाला बात है कि सिलेबस कम भी हो बट अच्छे से हो, क्वालिटी का सिलेबस किया हो तैयार, तो वो हो जाता है क्लियर। तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया था और हो गया बस। आपने अभी यह कहा कि आपने 2 साल इतनी कुछ अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, बट अच्छी नहीं की थी। और अच्छी नहीं, फिर सेटिस्फाइड नहीं था। हाँ हाँ राइट। तो फिर अटेम्प्ट के बाद आप कह रहे हो कि आपने आपको झटका लगा। हाँ, तो इतने कम समय में आपने एक्चुअल में क्या किया ऐसा कि मतलब आप सक्सेसफुल हो गए? कम समय है ना वो। हाँ मेन बात ये है, मैंने लेक्चर्स तो कर रखे थे, ओके। बस मेरे को, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए थे, क्वेश्चन किए थे बट वही बात है, मैंने बहुत ही सरफेशियल लेवल पे कर रखे थे, बहुत और बहुत कम टॉपिक्स के कर रखे थे। मतलब मैंने बताया ना, जैसे मेरा 50-60% सिलेबस कवर्ड था बस, उनके मैंने क्वेश्चन किए थे, बट बाद में मैंने वही क्वेश्चन उठा के उतने ही 60% सिलेबस पे फोकस किया और मैंने उनको नरिश आउट किया कि मैं जेई एडवांस के लिए लेवल पे लेके जाऊंगा इन्हीं चीज़ को, जो मेरे को आता है उसी को मैं और बेटर करूंगा। मैंने नया कुछ नहीं पढ़ा था उस पीरियड में, फैब के बाद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बस, थोड़ा एक दो चैप्टर बस, बट मेनली मैंने वही नरिश आउट किया जो मैंने पहले पढ़ रखा था। और जेई एडवांस की यही बात है, बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी पे करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी आ जाता है जेई एडवांस में, तो लिटरली वो कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से भी उठा के, और वो करना होता है बस। तो मैंने वही नरिश आउट किया था 4-5 महीने। अभी सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चंस, हमारे जो 3 सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो कॉमन क्वेश्चन रहता है हमारे चैनल पे कि इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप आपका जो एक्सपीरियंस है या फिर आप टिप्स स्टूडेंट को देना चाहोगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो आप बताइए प्लीज। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले फिजिक्स के बताऊंगा, फिजिक्स क्योंकि मेरी फेवरेट थी और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मेरे उसी में आए थे। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट जो होते हैं, मतलब वो मेन रूट होते हैं क्वेश्चंस के। हमें अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ हम कैसे करेंगे। और फिजिक्स की एक खास बात है कि वो हमें एक लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसी होती है उसकी कि हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक स्टेप जो मैं खुद फॉलो करता था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहले स्टेप देखा और उसके फिर मैंने वैल्यूज लिख ली पहले तो, फिर मैं एक फ्रेमिंग करता था दिमाग में कि क्या कंडीशंस रही होंगी, जो सिचुएशंस दी हैं क्वेश्चन में वो कंडीशंस क्या रही होंगी, फिर मैं वो उन वैल्यूज को उस कंडीशन में पुट करता था। मेरा ये बेसिक एक फ्रेमवर्क है जो क्वेश्चन सॉल्व करने का रहता था। फिर वो कंडीशंस को मैं वैल्यूज पुट करके फिर मैं देखता था कौन कौन सी वैल्यूज मेरे पास है, कौन सी नहीं है, और कहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर कौन सा हम थ्योरम लगा सकते हैं जो मतलब काम अपना बन जाए, हमारा आंसर आ जाए। तो फिजिक्स में ऐसे ही अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग चलती थी। और बुक्स की बात करें तो फिजिक्स में एच सी वर्मा बेस्ट बुक है। और वो मतलब बेस्ट इसलिए है, ऐसा नहीं है कि उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत फोकस करती है। उसमें जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो एमसीक्यूज, जो क्वेश्चंस होते हैं, एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, वो बहुत सही होते हैं उसके। तो मल्टी करेक्ट एडवांस में भी आते हैं, उसके भी काफ़ी हेल्प करेंगे वो एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करने में। और दूसरा बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स मेरा फिजिक्स के कंपैरेटिवली थोड़ा वीक था, बट ठीक ठाक था। मैंने
जो प्रिपेयर किया था वो सारा का सारा कोचिंग मटेरियल ही किया था मैंने, उससे बाहर कुछ किया ही नहीं था ज़्यादा। बस शिंगेज जो बुक थी, शिंगेज पब्लिकेशन की आती है एक बुक मैथ्स की, वो मैंने की थी थोड़ी बहुत, बस ज़्यादा नहीं। कुछ टॉपिक्स किए थे जो मेरे को लगा था कि हाँ मैंने मटेरियल से कर लिए हैं और अब मुझे और क्वेश्चंस चाहिए, तो वो मैंने शिंगेज से किए थे बस। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मेरी सबसे ज़्यादा वीक थी। और केमिस्ट्री मेरी बस फिजिकल बहुत ठीक थी, फिजिकल तो अच्छे से हो गई थी। एंड ऑर्गेनिक में मेरे को कुछ ज़्यादा खास वो नहीं था। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी वीक भी है ऑर्गेनिक तो प्लीज़ उसे छोड़े ना। मैं रिग्रेट करता हूँ, मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते अगर मैं नहीं छोड़ता उसको, क्योंकि ऑर्गेनिक इंटरलिंक्ड रहती है। पहले तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी एक इंटरलिंक्ड रहती है कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि एक टॉपिक पे आ जाएंगे बिल्कुल, उसमें इंटरमिक्स्ड आते हैं कॉन्सेप्ट। तो उसको जो हमें सोल्व करने का रहता है, तो ऐसा है कि हमें अगर पूरी ऑर्गेनिक आती है तो हम कर पाएंगे, बट अगर हमें आधा अधूरा आता है तो फिर हम अटक जाएंगे कहीं ना कहीं पे आके। तो ऑर्गेनिक ना छोड़े। सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इजी आती है, मतलब इतनी टफ नहीं आती जितनी मैथ्स और फिजिक्स आती है। केमिस्ट्री इजी आती है, नंबर निकालने लायक आती है, बहुत मार्क्स निकलते हैं उससे। तो यही है। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, मतलब टीचर्स भी कहते हैं, हर कोई कहता है, बट हम अंडर एस्टिमेट करते हैं उसको। हम्म। हर कोई करता है उसको अंडर एस्टिमेट, बट वो असल में फ्री के मार्क्स होते हैं। वे ऐसा है कि हमें आता है तो हो जाएगा, और सबसे कम टाइम लगता है इनऑर्गेनिक को सोल्व करने में। सबसे कम टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड मार्क्स चाहिए। वो ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन कैसा सोल्व किया, कितने सोल्व किए, वो बस ये देखेंगे कि मार्क्स कहाँ से कितने ज़्यादा आए हैं। वो ओवरऑल देखेंगे, टोटल मार्क्स देखे जाएंगे, तो वो मैटर करता है एट द एंड। तो केमिस्ट्री का यही है, इग्नोर ना करें उसे अगर वीक भी है तो। तो आपने अभी बुक्स कौन से यूज किए उस पर भी बात करते हैं। एनसीईआरटी तो आपने किया ही होगा, बट हम्म। और कौन से बुक्स वगैरह बता सकते हो आप। हाँ, तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है वैसे तो, क्योंकि अगर आप फिजिक्स और मैथ्स की ना भी करें तो ठीक है, फिजिक्स की कर लेनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। मतलब ऐसा है, आपको बोर्ड्स में हेल्प हो जाएगी काफ़ी, जैसे लिखना होता है तो वो हेल्प मिल जाएगी। और केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब एनसीईआरटी करनी ज़रूरी ही है, वो छोड़ नहीं सकते हैं। एंड और बुक्स की, बाकी बुक्स मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किए, मतलब मैंने कोचिंग का ही मटेरियल फॉलो किया है सारा का सारा, और जो हमारे टीचर्स के नोट्स थे वो ही मैंने फॉलो किया है। और आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इतना फ़र्क नहीं रहता। जैसे लोग कहते हैं ना कि इसका मटेरियल अच्छा है, इस कोचिंग का अच्छा नहीं है, इतना फ़र्क नहीं रहता। एक वो उस लेवल के बाद आता है जब, मतलब एक लेवल आप हर कोचिंग के मटेरियल से अचीव कर सकते हैं जो क्वालिफाइंग लेवल है, क्वालिफाइंग से भी ज़्यादा, बल्कि 60 to 70% आप कोचिंग के किसी भी मटेरियल से कर सकते हैं, कोई भी कोचिंग हो चाहे वो। उसके ऊपर जाने के लिए मैटर करता है बाकी कि हाँ कौन सा ज़्यादा अच्छा है। बट मेन तो वही है, उतना भी अचीव कर ले तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 60-70% आप समझ सकते हैं जेई के एडवांस के लिए कितना ज़्यादा होता तो कोचिंग का पार्ट क्या रहता है एक एस्पिरेंट के प्रिपरेशन में या फिर सक्सेस में। क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं, आप क्या बताओगे कोचिंग्स के बारे में। है। हाँ, कोचिंग का तब तक पार्ट रहता है जब तक आप अवेयर होते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। क्योंकि जैसे कोटा का माहौल है, कोटा का मैं अगर बताऊं तो क्लास में 100 से ऊपर स्ट्रेंथ रहती है, हर हर बैच में मिनिमम 100 स्टूडेंट्स रहते ही हैं एक क्लास में। और उसमें ऐसा रहता है कि अगर आप खुद से अवेयर हैं कि हाँ हम मुझे क्लियर करना है, मुझे पढ़ना है, तो आप कर सकते हैं वो। मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर्स, नो डाउट एकदम बेस्ट रहते हैं, कोटा में तो ऐसे रहते हैं। और अगर हम खुद अवेयर हैं कि हाँ मेरे को, अगर मेरे में अंदर जज्बा है कि हाँ मैं करना ही चाहता हूँ, तो हो जाएगा। नहीं तो कोचिंग में ऐसे भी बहुत लोग आते हैं मतलब जो नहीं कर पाते। एंड वो अपने ऊपर बात होती है, और कोचिंग में टीचर्स भी ध्यान नहीं देते इतना, मतलब 100 बच्चों में कितनों पे ध्यान देंगे आप खुद सोचो। तो टीचर्स भी उतना ही ध्यान देते हैं, उन बच्चों पे ध्यान देते हैं जो खुद को लेके अवेयर होते हैं, जो उनसे जाके खुद पूछते हैं।
नहीं तो अब आपकी बेंच पे आके तो टीचर नहीं बताएगा ना 100 बच्चों में, खुद जाना पड़ेगा आपको टीचर के पास। हाँ वो बताते हैं, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं अगर आप उनके पास जाते हैं। मतलब उनका ऐसा रहता है कैसी भी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ में, वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहती। मतलब बहुत टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बट हाँ ऐसे मिल ही जाते हैं एक दो जिनके साथ आप थोड़ा पर्सनल बातें भी शेयर कर सकते हैं, और वो गाइड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं कि हाँ कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। तो वो सही रोल रहता है उनका। तो मॉक टेस्ट के और भी बढ़ते हैं, तो आपने कितने और कौन कौन से मॉक टेस्ट दिए थे और सोर्स क्या था आपका, मॉक टेस्ट कहाँ पे दिए थे आपने? मॉक टेस्ट जैसे कि मैं कोचिंग ही फॉलो कर रहा था तो कोचिंग के ही दिए थे। और मैंने मॉक टेस्ट मैंने जैसे बताया फेब के बाद मैंने प्रॉपरली चालू किया था अच्छे से, बहुत डेडिकेटेडली पढ़ना। तो फेब के बाद मैंने काफ़ी रेगुलरली दिए थे मॉक टेस्ट। उससे पहले 2 साल दिए थे, मॉक टेस्ट में देता ही था, बट बीच में इनकन्सिस्टेंसी आ गई थी जब मैं कोविड के वजह से घर पे जैसे लॉकडाउन में थे, तब थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी आ गई थी। बट मॉक टेस्ट एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड, जैसे हमारा सिलेबस खत्म होता है और उसके बाद हमारे जो वो होते हैं, उस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद, तो मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। वो अगर आपने इग्नोर किए तो मेरे को तो नहीं लगता चांस कि हाँ आपका कुछ हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ये बात ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट वो आप मटेरियल में कर पा रहे हो। ये डिफरेंस रहता है, क्योंकि टेस्ट में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना और घर पे बैठ के अपना एक कंफर्ट जोन में क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों बहुत अलग बात रह जाती है। और टेस्ट के एनवायरनमेंट में जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 घंटे हमारे पास रहता है प्रॉपर, और उसमें हमें हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि पहले मैं इसके इतने करूंगा, इसके इतने करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस में तो हम एक क्वेश्चन पे निकाल भी सकते हैं आधा घंटा पौना घंटा, बट टेस्ट में ऐसा किया तो गए। तो इस वजह से टेस्ट में हमारा ज़रूरी है, टेस्ट एक आदत बिल्ड करने के लिए है बस। टेस्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ इतना ज़्यादा कि जो आपने प्रैक्टिस की है एट द एंड वही काम आएगी, बट टेस्ट है आपकी वो एक एक घंटे के अंदर उस एक सब्जेक्ट के 18 या 20 क्वेश्चन सोल्व करने की आदत। वो आपको प्रिसाइजली एक तो चूज़ करना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को पहले करना है, एंड उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली सोल्व करना है। और एट द एंड मैंने रेगुलरली दिए थे, हर 15 दिन में हमारे मॉक टेस्ट हो जाता था। और जैसे जैसे एंड आता रहा, तो जब 2 महीने 3 महीने बचे थे तो हमारा हर हफ्ते होता था एक मॉक टेस्ट। और हम्म, जब लास्ट के 15-20 दिन बचे थे, तो मैंने स्टार्टिंग में तो मतलब 20 दिन में से 10 दिन तो मैंने ऐसा किया था, एक टेस्ट दिया था। मतलब 2 टेस्ट होते हैं एडवांस के, सुबह का स्लॉट 9 से 12 और फिर 3 से 6 के करीब होता कुछ। तो वो उसमें सुबह का और शाम का स्लॉट में पहले 10 दिन जो थे उसमें तो सुबह सुबह या फिर शाम शाम को एक स्लॉट देता था। बट जो एंड के 10 दिन बचे थे जब, फिर मैं दोनों स्लॉट देना चालू कर दिया था, क्योंकि मेरे को एक वो बॉडी ट्रेनिंग होती है, एक आदत चाहिए होती है कि हाँ हम 6 घंटे बैठ पा रहे हैं कि नहीं, वो एक आदत डालनी थी। तो एट द एंड मैंने 10 दिन में ये किया था। अब एडवांस की ओर भी बढ़ते हैं। आपने कहा कि मैंने एडवांस का क्वालिटी पार्ट किया था सिलेबस, तो वो क्वालिटी पार्ट क्या था, क्या आपने स्टडी किया था, आपने कहा था अभी देखो। हाँ जी, तो क्वेश्चन कैसे रहते हैं ना, हम मेंस लेवल के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। हम सिलेबस पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स से ही हमारा काम चल जाता है मेंस में। बट अगर हमें एडवांस करना है, तो अगर नोट्स काफ़ी अच्छे से करा रखे हैं, नोट्स में क्वेश्चन अच्छे हैं, तो ऐसा हो जाते हैं इजीली, नॉर्मली हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी कराए रख टीचर्स उस टाइप के क्वेश्चन लेते भी हैं क्लास में। तो हमारी एक अप्रोच बिल्ड भी हो जाती है क्लास के साथ साथ ही। बट अगर नोट्स में इतने अच्छे नहीं है, जैसा मेरे साथ ऐसा हुआ था 11th में, तो अच्छे खासे क्वेश्चन करा देते थे नोट्स में, क्योंकि हमारा जो बैच था वो ठीक था। मतलब बैच वैसा होता है ना कि लेवल वाइज, कि हाँ अगर मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं तो ऊपर का बैच होता है, ऐसा कोटा में होता है एक सिस्टम। तो मेरा बैच ठीक ठाक था, तो हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देते थे। बट 12th में आके ऑनलाइन आ रहा था सारा का सारा, क्लासेस आती थी ऑनलाइन, तो उसमें वो सबको टारगेट करते थे, तो इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं ले पाते थे वो क्लास में। और वो हमें भी समझ आ रहा था, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे एडवांस के जैसे पहले हो जाते थे 11th में अच्छे से। तो
वो एक डिफरेंस आया था, बट वो वही है, खुद खुद फिगर आउट करना होता है थोड़ा, कि हाँ हमें कैसे अपनी एक अप्रोच बिल्ड करनी है। अगर क्वेश्चन पहले हो रहा है, एडवांस का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आप लेके बैठे तो 10 के 10 एक साथ हो जाएंगे आपके। अगर आपने पूरा बहुत क्वालिटी के साथ भी आपने बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है ना, तो भी मुश्किल है, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन होने मुश्किल है। तो उसमें से अगर 5 हुए हैं तो ऐसा रखते था मैं, जो ऐसा अपना पर्सनल रखता था कि अगर 5 हुए हैं तो मैं कैटेगराइज कर लेता था। जो 5 नहीं हुए हैं उनमें से मान लिया 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे दिमाग से ही बाहर जा रहे हैं बिल्कुल, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, उनको मैं बाद के लिए हटा देता था पहले। फिर जो 3 बचे हैं जो ठीक ठीक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हिंट चाहिए बस क्वेश्चन में, तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशंस आते थे हमारे पास में, या फिर नहीं आते थे तो एप्स हैं कुछ जो वीडियो सॉल्यूशंस रखते हैं, तो उसमें मैं पहला स्टेप देखता था बस हिंट लेने के लिए। मैं कभी एकदम से पूरा सॉल्यूशन नहीं देखता था। और आप जो बात कर रहे थे ना क्वालिटी से तैयार करना, वो यही है बात, यही स्टेप है एक, कि हम पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, बट ऐसा करने से हमारा क्या होता है ना, हमारी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि नहीं, हमें तो अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन, कोई बात नहीं। ठीक है, हम खुद से एफर्ट नहीं मारते, बट अगर हम खुद से एफर्ट मार रहे हैं कि हाँ बस एक स्टेप देखा, फिर खुद पेन पेपर उठा के रखा है और लिखा है थोड़ा कि हाँ आगे क्या कर सकता हूँ। फिर दूसरा अगर हुआ है वो तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा और आगे देखा, दूसरे स्टेप देखा। वो क्या बिल्ड करता है हमारे अंदर एक सोचने की, वो बिल्ड करता है कि हाँ उस डायरेक्शन में हम फिर सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पहले पहले स्टेप नहीं आ रहा था सिर्फ। मान लो एक क्वेश्चन में हमें पहले स्टेप नहीं आ रहा था, हम एक बात है कि अगर हम उस क्वेश्चन पे उस टाइप के क्वेश्चन पे लौट के आएंगे दोबारा, तो मुझे फिर वो पहला स्टेप स्ट्राइक करने लग जाएगा, क्योंकि मैंने वो देखा था फिर खुद सोल्व किया था लिख के। एंड अगर मैं ये नहीं करता, मैं सिर्फ सॉल्यूशन देख लेता और छोड़ देता, तो फिर वो शायद याद भी नहीं रहता मुझे ऐसा। तो यही है बस, यही है डिफरेंस, इतना छोटा सा डिफरेंस है, बट बहुत काम करता है ये क्वालिटी प्रिपरेशन में। और जो बाकी के 2 क्वेश्चन बचते हैं कि जो जिनका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जैसे होते हैं, उनका मैं स्टार्टिंग में उनके लिए भी सेम स्टेप फॉलो करता था, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ही आउट ऑफ बॉक्स आते हैं जेई एडवांस में, तो उनका देखना भी पड़ता था सॉल्यूशन। तो फिर वही बात है, मैं फिर वो देख के खुद ट्राई करता था, खुद सोल्व करता था एक बार। फिर ऐसा रहता था मेरा कि एक टॉपिक किया है अगर मैंने एडवांस के लेवल पे एडवांस के क्वेश्चन किए हैं, तो मैं उसको 10 दिन बाद फिर से विजिट करता, हम्म। ताकि मैं जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे उस टाइम पे, वो मैं रीचेक कर पाऊँ कि मैंने जो सॉल्यूशन देखे थे वो खुद अब मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। कर पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर से मैं बस एक स्टेप देखता था उसका, और फिर मैं खुद सोल्व कर लेता था। आपका चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, तो उस पर आप जेई के एस्पिरेंट्स को गाइड करते रहते हो, मैंने आपके वीडियोस भी देखे। हाँ तो जी। क्वेश्चन ऐसा है अभी कि क्या सिर्फ टॉपर स्टूडेंट ही आईआईटी में पहुंचते हैं, क्या एवरेज स्टूडेंट्स या फिर जिसका कुछ लगता नहीं कि ये जा नहीं सकता, तो कैसा सीन है, क्या कहोगे आप पर इसको? क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा है, आई थिंक आप इस पर एक अच्छा आंसर दे सकते हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऑब्जर्वेशन कुछ ज़्यादा ही होते, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर ही आ सकता है बिल्कुल। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। मेरे साथ के बहुत बंदे हैं जो बहुत अच्छे थे अपने टाइम पे, मतलब मैं ऐसा था, मैं टॉप 5 में भी कभी 1-2 बार आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कभी नहीं आया टॉप 5 में भी अपनी क्लास में, जब तक मैं स्कूलिंग कर रहा था 9-10। तो उस टाइम पे मतलब यही लगता था कि हाँ मैं तो एवरेज हूँ, एक वो मेंटेलिटी थी। बट मेहनत के ऊपर बात होती है बस, कि हाँ अगर आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वालिटी ला रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, तो मेहनत कभी आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी कि हाँ आपने मेहनत की और वो ऐसे ही निकल गई साइड से, नहीं, वो आपको आगे लेके ही जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल ऐसे है ना कि हाँ उनके मार्क्स ही नहीं आते, बिल्कुल एवरेज से बिलो एवरेज भी है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकता। 2 साल की बस एक कंसिस्टेंट मेहनत है जो ज़रूरी है, बट वो कर सकता है। तो अशु, आपने जो वीडियो डाला है जो मैंने देखा अभी,
ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें आपने क्या कंसेप्ट बताई है? मतलब बहुत ही अच्छा वीडियो है आपका वो, और वो कमलेश वो जो मीम था ना, वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो क्या कंसेप्ट आपने उस वीडियो में बताई है, वो अच्छी लगी? आप फिर से एक अच्छे तरीके से बताओ यहाँ पे। तो मेरा उस वीडियो को बनाने का एक मेन पर्पस था कि एक बच्चे का डीएम आया था मेरे पास में एक्चुअली, तो वो पूछ रहा था कि ऐसे कि भैया कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे को आइडिया आया कि ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको ऐसे टिप्स की नीड है कि हाँ मतलब टिप्स चाहिए कि कोई टिप्स बता दे, कितने टाइम पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मेरी खुद की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो खुद को गाइड किया, मतलब खुद ही मैं सेल्फ गाइडेड टाइप से था। मैंने किसी से कभी इतना टिप्स वगैरह ली नहीं है। बस एक दो सीनियर भैया थे, वो मुझे यही कहते थे कि खुद फिगर आउट करेगा तो बेटर है तेरे लिए, जो तुझे सूट करे। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही सजेशन दिया कि जो तुझे सूट करे वो कर। एंड वो आईआईटी में ही थे, जो सीनियर थे उन्होंने खुद आईआईटी की थी, तो मैंने उन्हीं का ही फॉलो किया था। तो ये मेरे को यही आइडिया है कि मतलब जैसे हर बच्चा ये टिप्स मांगता रहता है, तो ये गलत है। एक तरीके का एटीट्यूड, बहुत अजीब एटीट्यूड लगता है मेरे को, गलत लगता है कि ये और बंदों के अलग ओपिनियन हो सकते हैं इस बात पे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक टाइप की स्ट्रेटजी, एक अलग बात होती है कि हाँ कैसे सोल्व करना चाहिए पेपर, या फिर कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, वो एक स्ट्रेटजी अलग है। बट टिप्स की, हर चीज की, कि किस टाइम उठना चाहिए, किस टाइम सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सब पूछ लेते हैं वो। मैं कि इतने की क्या जरूरत है भाई, इतने में तो तुम एकदम से अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हो कि हाँ तुम्हें, तुम्हारी बॉडी सूट नहीं कर रही, पर फिर भी तुम वो काम कर रहे हो। अगर तुम्हें सुबह किसी ने कह दिया 5 बजे उठ के बढ़िया से ऑर्गेनिक याद होती है, तो तुम उठने लगे हो। बट क्या पता तुम्हें नींद आती रहे, हो ही ना, तुम्हें पढ़ा ही ना जाए एक भी परसेंट। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था। एक मैंने जो कैरेक्टर लिया है कमलेश नाम का, जो अपनी वीडियो में, वो यही है कि रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा बच्चा है जो इधर उधर घूमता रहता है बस टिप्स मांगने के, और किसी की भी टिप्स वो अपने माथे पे हार्ड एंड फास्ट रूल्स बना के चिपका लेता है कि हाँ अब तो मैं यही फॉलो करूंगा क्योंकि उन भैया ने बता दिया, वे तो आईआईटी में पहुंचे हैं इसकी वजह से। तो ऐसा नहीं होता। तुम अपनी खुद फिगर आउट करो कि तुम्हें कैसे सूट कर रहा है, तुम किस डायरेक्शन में ज़्यादा जाके ज़्यादा इफिशिएंट रह पा रहे हो। तो वो बात है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें एक टिप बता देगा कि हाँ, फंडा दे देगा कि हाँ तुम ये कर लो तो आईआईटी में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें एट द एंड अकेले फिगर आउट करना होता है। खुद ही एग्जाम में भी तो अकेले ही जाते हैं ना हम कोई ऐसे बताने थोड़ी आता है कि हाँ। एग्जाम में हमें एक इस चीज से ना, जो हम खुद फिगर आउट करने वाली चीज है ना, इससे एक और बहुत ही अच्छी चीज हमारे अंदर डेवलप होती है, वो है कि हमारी एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। कि एट द एंड जो एग्जाम होता है, हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। तो वो हमें खुद फिगर आउट करना है ना, कोई आके थोड़ी बताएगा ऐसे कि हाँ सुबह 5 बजे उठ जाए, ऐसे उस तरीके से थोड़ी आके कोई बता देगा हमें एग्जाम के बीच में कि हाँ ये कर ले चल पहले। ऐसा नहीं होगा। तो वो एक वो कैपेबिलिटी हमारी बढ़ती है उससे। तो मेरा यही मेन मोटिव था कि बच्चों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस है कि जो ये टिप्स के पीछे भागते हैं। स्ट्रैटेजी एक अलग चीज़ है, टिप्स को उस चीज़ से ना इंटरप्रेट करें तो स्ट्रैटेजी एक अलग चीज़ है। कि हाँ स्ट्रैटेजी होती है एक प्रिपेयर करने की प्रॉपर, कि हाँ इस वे में प्रिपेयर करेंगे तो हमारी मैक्सिमम आउटपुट आ पाएगा। बट इतना कि सुबह 5 बजे उठना है रात को इतने बजे ही करना है, ये सब चीज़ें थोड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल्स मेरे को सही नहीं लगते। कि हाँ प्रिपरेशन में जैसे तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता रही है कि हाँ तुम, अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो, ज़्यादा जल्दी उठ जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी बता देती है कि हाँ यार ज़्यादा जल्दी उठ गया, थोड़ा सा सो जा, थोड़ा सा और रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो अपनी बॉडी की सुनो, एट द एंड अपने हिसाब से करो जो करना है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। और समझ गया। तो मैं सभी मेरे स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा, व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि इनका चैनल भी है क्यूरियस अशु करके, और उन्होंने अभी अभी एक वीडियो भी डाला है, वो भी देखना। वो तो वीडियो मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि जो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और कंटेंट की बात करें तो कंटेंट के लेवल में इन्होंने बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया हो, एडिटिंग वगैरह भी अच्छी है।
तो वीडियो जरूर देखना, इनके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जरूर सब्सक्राइब करना, उनका वीडियो भी देखना। तो अशु, आपको अभी आईआईटी में क्या एक्सपीरियंस मिलता है, क्या एक्सपोजर है, क्या होता है एक्चुअल में आईआईटीज में? आईआईटीज में आने की सबसे खास बात यह है, वहाँ पे आप जो चाहो, मतलब आप किसी भी चीज़ को ये सोचो कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इसमें है, और उस चीज़ का आपको क्लब मिल जाता है। आपको वैसे लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं कि हाँ, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो और उस चीज़ में ग्रो कर सकते हो। मैंने सोचा भी नहीं था इतना एक्सट्रीम होगा। हमारे मतलब आईआईटी खड़गपुर में एक एनिमेज का भी क्लब है अलग से। मतलब एनिमे क्लब मैं तो नहीं देखता वैसे, बट मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी होगा कि हाँ एनिमेज के लिए भी क्लब खोल देंगे, बट है वो। तो इसका मतलब समझ सकते हो आप कितना, इतने सारे क्लब है। मेरे को तो लिटरली खुद भी नहीं पता है कि कितने क्लब हैं ऑनेस्टली, बट है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। और आप अगर ग्रो करना चाहते हो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, आपको उस चीज़ का पूरा प्रॉपर एक्सपोजर मिलेगा, और जहाँ तक आप जाना चाहते हो वहाँ तक आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे कि हाँ वो आपको हेल्प करेंगे वहाँ तक जाने में। और कॉलेज की एक यही खास बात होती है कि अगर तुम किसी चीज़ में कितने भी अच्छे हो, हर कॉलेज की ये तो कॉमन बात ही है कि अगर कोई चीज़ में हम बेस्ट भी हैं, तो हम घुसते हैं कॉलेज में तो हमें वो अपने से बेटर मिल ही जाता है कोई ना कोई उस चीज़ में। और हमारा वही होता है कि हाँ फिर हमें ग्रो करने की एक अंदर से चाह आती है कि हाँ हमें भी अब थोड़ा ग्रो करना है, हमें भी एक लेवल पे पहुंचना है, जैसे वो है इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ इतना कुछ फोड़ना है। तो वो बात है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आईआईटीज में तो कंपटीशन ही ऐसा रहता है, हर एक दूसरे से कंपटीशन रहता है हर चीज़ में, मतलब सिर्फ अकेड्स में नहीं, हर चीज़ में। ओके। ओके आशु, तो आप आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आईआईटी में पहुंच गए हो। तो थैंक और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके जो अभी वीडियो देख रहे हो, तो उनको बताना चाहूंगा कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो इनको आप डीएम भी करके पूछ सकते हो आपके डाउट्स। तो अशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका टाइम निकाला और इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो गए। तो थैंक यू अशु फॉर द इंटरव्यू। यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। देख लिया इस वक्त तक आपने पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो याद में रखना, ये सारी टिप्स आपको आपके प्रिपरेशन में अप्लाई करनी है। और अनअकैडमी के साथ में जो अभी अनअकैडमी पे आपको 299 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो कि 239 का होता है EC10 हमारा कोड लगने के बाद, उसमें आपको एनरोलमेंट करना ही है, क्योंकि ऐसी ऑफर बार बार नहीं मिलती। तो इसमें जरूर रजिस्टर करना। और हमने जो यहाँ पे इंटरव्यू प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे दिख रही हो तो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।